हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड इतिहास से। और जो आज का ये टॉपिक है ये स्पेशली यूके पीसीएस में अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस साथ में यूके ट्रिपल एससी जितने भी एग्ज़ामों को कंडक्ट कराता है वो सारे के सारे एग्ज़ाम को एक कवर करता है, ठीक है ना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बाज बहादुर चंद की बात करने वाले हैं। हालांकि पिछले लेक्चर में हमने जो है हेनरी रेमजे कुमाऊं कमिश्नर को कवर किया था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बाज बहादुर चंद की। हालांकि बाज बहादुर चंद जो है चंद वंश में ये 50वें नंबर के शासक होंगे, ठीक है ना। यानी कि 50वें नंबर के शासक होंगे। और इनसे पहले के शासक थे तिरमल चंद, ठीक है। और तिरमल चंद से पहले के शासक थे दिलीप चंद, ठीक है ना। अगर बात करें उत्तराखंड के इतिहास में चंद वंश की, तो चंद वंश में जो है ना टाइम पीरियड जो है एक अपवादों भरा है। लेकिन जो पवार वंश है उधर पवार वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है उत्तराखंड के इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कंपेयर करें चंद वंश और पवार वंश में, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं पवार वंश से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और पवार वंश भी हम कवर करेंगे। और वहाँ पर जो राजाओं की सीरीज है स्पेशली वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि पवार वंश में भी 60 शासक होते हैं जो 1061 वर्षों तक शासन करते हैं। और वहाँ पर भी जो है ना थोड़ा सा 3 पार्टों में हम उसे कवर कर लेते हैं पवार वंश को, वो आगे हम कवर करेंगे। हालांकि जिन्होंने ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया है या ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया है या ऐसे स्टूडेंट जो हमारे संस्थान के स्टडी मटेरियल नोट्स को परचेज़ किए हुए हैं, उन्हें इस बारे में जानकारी ऑलरेडी होगी कि पवार वंश को भी हमने वहाँ पर 3 पार्ट में बांटा था। हालांकि कुमाऊं में भी हमने चंद वंश को 2 पार्ट में बांटा था। एक था चंपावत काल और एक था उधर अल्मोड़ा काल, ठीक है ना। क्योंकि राजधानी बाद में चंपावत से अल्मोड़ा हो जाती है, तो उसको भी हम आगे कवर करेंगे। और उधर पवार वंश में हमने 3 पार्ट में बांटा था, कनकपाल से लेकर अजयपाल तक। फिर अगला था श्रीनगर काल, अजयपाल से लेके आगे तक आएगा। और उसके बाद में उधर टिहरी रियासत को हमने पढ़ा था सुदर्शन शाह से लेके लास्ट में जो मानवेंद्र शाह तक आते हैं, ठीक है ना। चलिए, वो तो बात थी उत्तराखंड के इतिहास में पवार वंश की और चंद वंश की। लेकिन आज हम चंद वंश में ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और बात करने वाले हैं बाज बहादुर चंद की। ये बाज बहादुर चंद काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है चंद वंश में। और गरुड़ ज्ञान चंद, ये 2 टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो स्पेशली अगर आप उत्तराखंड पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, अगर मेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये इम्पोर्टेंट है। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के प्री बेस पर भी देखें तो भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो जो बाज बहादुर चंद है ना, जैसे गरुड़ ज्ञान चंद थे ना, वो सर्वाधिक समय तक जो है चंद शासक बने थे। लेकिन सर्वाधिक जो साम्राज्य विस्तार है वो बाज बहादुर चंद ने किया है, ठीक है ना। और बूढ़ा अत्याचारी शासक इन्हें बोला जाता है। हालांकि बहुत सारे जो है काम इनके द्वारा किए गए हैं, उन सब को आज इस लेक्चर में हमने एलाबोरेट किया है, ठीक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है गाइज इनका 1638 से 1678 ईस्वी तक। क्योंकि टाइम पीरियड ऑलरेडी अपवाद है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा, और ये इनका अगर बात करें पुराना नाम, तो इनका पुराना नाम है बाजा बहादुर। और बताया जाता है कि इन्हें किसी ब्राह्मणी से जो है ना गोद लिया गया था करके, किसी ब्राह्मणी से जो है ना इन्हें गोद लिया गया था, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसे चंद शासक हैं जिनका चित्र उपलब्ध है, ठीक है ना। जिनका चित्र उपलब्ध है, एकमात्र ऐसे ये चंद शासक हैं, 50वें नंबर के शासक हैं, ठीक है। अगर आगे बात करें अन्य नाम की, तो इनको नारायण नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उपाधियां जो हैं इनको मिली हुई हैं, शाहजहाँ द्वारा इन्हें उपाधि मिली गई है, वो आगे हम कवर करने वाले हैं। तो अन्य नाम है इनका नारायण, ठीक है ना। चलिए इधर आ जाइए। इसके अलावा गए जिन्होंने बाजपुर नामक शहर या नगर की स्थापना की, ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि रुद्रपुर की स्थापना रुद्रचंद द्वारा की गई थी। और उधर बात करें काशीपुर की, तो काशीनाथ अधिकारी ने की थी, ठीक है ना। ठीक है, आगे टिहरी राजवंश में आपको ऐसे बहुत सारे नगर मिलेंगे। प्रताप नगर को प्रताप शाह ने बसाया था, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे नगर टिहरी में कीर्ति नगर मिलेगा, कीर्ति शाह ने बसाया था। तो गाइज ये सारे पॉइंट जो है हम वहाँ पर पवार वंश में कवर करेंगे। स्पेशली जब टिहरी रियासत स्टार्ट करेंगे 1815 से ना, तो वहाँ पर इसे कवर करेंगे, ठीक है।
अगर बात करें समकालीन की तो ये समकालीन थे, शाहजहाँ के समकालीन थे, अर्थात उस समय जो मुग़ल बादशाह थे वो थे शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के समय में ही ये क्या थे, राजा थे, ठीक है ना। अच्छा, शाहजहाँ के राज्याभिषेक में भी ये भाग लेने गए थे। जब शाहजहाँ का राज्याभिषेक हुआ था तो शाहजहाँ ने अपने राज्याभिषेक में जितने भी जो राजा हैं भारतवर्ष में सबको बुलाया था अपने राज्याभिषेक में। ऐसा उपहार वगैरह जो देते हैं ना उसके लालच में बुलाया गया था, ऐसा बताया जाता है, ठीक है ना। हालांकि जो राज्याभिषेक में ये मिलने गए थे ना उसमें ये सोने और चांदी के बर्तन जो है इन्होंने दान में दिए थे। सोने और चांदी के बर्तन इन्होंने शाहजहाँ को जो है ना दान किया था, जिससे शाहजहाँ प्रसन्न होगा। ऑब्वियसली बात है, सोने चांदी के बर्तन दे रहा है तो शाहजहाँ इससे क्या होगा, प्रसन्न होगा। और बदले में इन्हें एक उपाधि दे देता है बहादुर और जमींदार की, ठीक है ना। और कुमाऊँ का जमींदार भी जो है बाज बहादुर चंद को बोला जाता है। ये पॉइंट भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये पॉइंट हम पहले कवर कर चुके हैं कि साम्राज्य विस्तार अगर चंद शासक में सर्वाधिक किस शासक ने किया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बाज बहादुर चंद। चंद वंश का वह शासक जो सर्वाधिक समय तक शासन किया तो गरुड़ ज्ञानचंद। हालांकि गरुड़ ज्ञानचंद को हम कवर करेंगे तो वो चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी कवर, ठीक है ना। इसके अलावा ये शाहजहाँ के राज्याभिषेक में तो भाग लेने गए थे ना, लेकिन इन्हीं के शासनकाल में जब गढ़वाल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर थे महीपति शाह, ठीक है ना। महीपति शाह जो है ना उस समय गढ़वाल में राजा थे, तो महीपति शाह जो है ना नहीं जाते इनके राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए। हालांकि गाइज एक चीज़ आपको बता दें, जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं ना तो हमने गढ़वाल में मतलब टिहरी रियासत को अगर छोड़ दें तो कहीं भी ये नहीं देखा कि ये जो गढ़वाल के शासक है पवार वंश या परमार वंश के जो भी शासक हैं, क्योंकि परमार और पवार पहले तो हम इन्हें परमार वंश के नाम से ही जानते हैं। हालांकि बताया जाता है कि जो पवार नाम दिया गया सुदर्शन शाह द्वारा सर्वप्रथम जो है ये नाम पवार वंश नाम दिया गया, ऐसा इतिहास में बताया गया है, ठीक है ना। तो परमार बोले या पवार बोले दोनों अब मिक्सचर हो चुका है, लेकिन पवार नाम दिया था सुदर्शन शाह ने। पवार वंश सर्वप्रथम जो लिखा था स्पेशली तो सुदर्शन शाह ने लिखा था, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो जो ये महीपति शाह है ना, ये महीपति शाह इनके राज्याभिषेक में नहीं जाएंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो कुमाऊँ के जो शासक है ना ये लगातार मुग़ल शासकों से मिलने के लिए दिल्ली जाते थे, उपहार वगैरह देते थे, ठीक है ना। लेकिन गढ़वाल में ऐसा कोई भी शासक हमने नहीं देखा, ना ही पढ़ा कि वो दिल्ली दरबार गए थे, उनसे मुलाकात की थी मुग़ल बादशाह से, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि टिहरी रियासत में थोड़ा सा वहाँ सुदर्शन शाह की थोड़ा सा छीछी होती है, बिकॉज उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब, ठीक। इससे पहले ऐसा कुछ भी हमने ना तो पढ़ने को मिलेगा आगे, ठीक है ना। तो जो महीपति शाह है, महीपति शाह तो जाने से मना कर देते हैं। अब जब महीपति शाह जाने से मना कर देते हैं ना तो शाहजहाँ ना इसे अपना अपमान समझता है और कहीं ना कहीं उसके मन में जो है ना महीपति शाह के प्रति जो है ना गुस्सा पनप रहा था। तो क्या होता है आगे 1635 ईस्वी में महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है। अब महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका पुत्र नाबालिग पुत्र था पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह गद्दी संभालेंगे, लेकिन नाबालिग हैं तो उनकी संरक्षिका स्वयं उनकी माता रानी कर्णावती बनेंगी, ठीक है ना। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि महीपति शाह की मृत्यु हो गई है तो शाहजहाँ अपने सेनापति नवादत खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर हमला बोलेगा 1635 ईस्वी में, ठीक है ना। 1635 में जब ये गढ़वाल पर हमला बोलेगा तो ये हमला जो है ना असफल हमला है, ठीक है ना। ये जो है नवादत खां के नेतृत्व में हो रहा था। तो जो रानी कर्णावती है, गढ़वाल सेना को रानी कर्णावती लीड कर रही थी और मोहल चट्टी नामक एक स्थान पर जो है रानी कर्णावती ने इन सबको जो है कैद कर लिया और इसके सैनिकों के नाक काटने के आदेश जारी कर दिए थे। तो गाइस यहीं से जो है नागकटी रानी के नाम से रानी कर्णावती को जाना गया। हालांकि जब हम पृथ्वीपति शाह और महीपति शाह टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि महीपति शाह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है बाज बहादुर चंद की तरह ही,
और महिपति शाह के भी जो है ना तीनों सेनापतियों की कहानी हम बताएंगे। और स्पेशली एक वीडियो लेक्चर हम माधव सिंह भंडारी के बारे में बताएंगे, जो महिपति शाह, रानी कर्णावती और पृथ्वीपति शाह तीनों के समय में ये सेनापति होते हैं। और ये पहाड़ का पहला इंजीनियर माधव सिंह भंडारी को बोला जाता है। मलिथक की गूल में अपने पुत्र गजेंद्र सिंह का बलिदान इन्होंने दिया था, और वो कहानी भी हम पूरी महिपति शाह में तो कवर करेंगे, लेकिन एक सेपरेट वीडियो लेक्चर माधव सिंह भंडारी पर लेके आएंगे और एक सेपरेट लेक्चर हम लेके आएंगे तीलू रौतेली पर। हालांकि तीलू रौतेली को जो है ना तीलू रौतेली से जुड़ी कुछ बातें जो है आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, लेकिन तीलू रौतेली के लिए भी एक सेपरेट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे और सिरदेव सुमन के लिए भी एक सेपरेट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे। उसमें सारे ऐसे पॉइंटों को कवर करेंगे कि आपको पूरा कलेक्शन एक साथ मिल जाएगा और किसी भी जगह आपको उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे के पूरे लेक्चर को हम वहाँ पर भी कवर कर लेंगे। तो रानी कर्णावती ने ना काटने का आदेश दे दिया था, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या करेंगे, चैन से बैठेंगे नहीं, फिर से पुनः 1635 के बाद 1654 में फिर से गढ़वाल पर चढ़ाई कर देंगे। इस बार शाहजहाँ का जो सेनापति होता है खलीमुल्ला, उसका नाम होता है, खलीमुल्ला खां के नेतृत्व में ये चढ़ाई करेंगे। और इस युद्ध में बताया जाता है कि बाज बहादुर चंद ने भी जो है मुगल सेना का साथ दिया था। अब यहाँ पर रानी कर्णावती तो शासन नहीं संभाल लिए हैं, यहाँ पर पृथ्वीपति शाह शासन संभाल रहे हैं, क्योंकि वो जो है ना अब बालिग हो चुके हैं, इसलिए अब वो गद्दी पर बैठ चुके हैं। तो बताया जाता है कि 1654 में जो है फिर इन्होंने हमला किया था गढ़वाल पर। इधर 1658 में सामूगढ़ का एक युद्ध हो रहा था, ठीक है ना। ये शाहजहाँ के पुत्रों के बीच में ये स्पेशली उत्तराधिकार का ये युद्ध था। आगरा में ये लड़ा गया था। तो आगरा में ये हो रहा था। ये उत्तराखंड इतिहास का विषय है, हालांकि उत्तराखंड इतिहास में हम इसे कवर किए हुए हैं। और सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था उसमें जो दारा शिकोह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था, इसने क्या किया, अपने पुत्र सुलेमान शिकोह को, क्योंकि ये 2-3 भाई मिक्सर होकर लड़ रहे थे एक दूसरे से साम्राज्य के लिए, ठीक है ना। कुछों का गुट बन गया, गुट बेस पे जो है लड़ाई लड़ रहे थे। तो दारा शिकोह ने जो है ना अपने पुत्र सुलेमान शिकोह को क्या किया, उसको कुमाऊं में भेज दिया शरण लेने के लिए। जाओ, सुरक्षा की मुद्रा में जो है यहाँ भेज दिया, क्योंकि वो सिक्योरिटी चाहता था अपने राजकुमार के लिए। तो ये सुलेमान शिकोह को जो है ना, ये सुलेमान शिकोह जब आएगा तो यहाँ पर कुमाऊं में उस समय शासन है बाज बहादुर चंद का, ठीक है ना। बाज बहादुर चंद जो है ना शरण देने से मना कर देंगे। क्यों? वो नहीं चाहते थे कि फिर से कोई विद्रोह मेरे राज्य में हो जाए, क्योंकि वो तो मुगल भक्त है, वो क्यों देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सुलेमान शिकोह जो है ना अपने साथ 17 लोगों को भी लेके आया था, जिसमें श्यामदास और हरदास जो मौला राम के वंशज हैं। यहीं से जो है चित्रकला का प्रारंभ होगा। आगे हम पृथ्वीपति शाह में ये बातें अच्छे से पढ़ेंगे। तो सुलेमान शिकोह, जिसे अभागा राजकुमार बोला गया मुगल साहित्य में, अपने साथ अकेले नहीं आया था, 17 लोगों को लेकर आया था, जिसमें श्यामदास और हरदास जो कि 2 चित्रकार भी उसमें शामिल थे। यही जो है मौला राम के वंशज कहलाते हैं। और पृथ्वीपति शाह में और मौला राम पर भी एक स्पेशल हम लेक्चर बनाएंगे, वीडियो लेक्चर, तो वहाँ पर भी हम इन्हें कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो ये सब बातें थी। तो बाज बहादुर चंद ने तो साफ मना कर दिया कि हम जो है आपको शरण नहीं देंगे। तो उसके बाद ये गढ़वाल जाएंगे। गढ़वाल में उस समय शासन चल रहा था पृथ्वीपति शाह का। तो पृथ्वीपति शाह ने इनको शरण दे दिया। पृथ्वीपति शाह ने फिर से क्या हो गया, देखिए मुगलों से फिर से उसने क्या कर दिया, दुश्मनी ले लिया। एक तो ऑलरेडी पहले क्या हो रहा है गाइज कि हमने देखा ना कि पहले शाहजहाँ के राज्याभिषेक में तो गए नहीं थे इनके पिताजी महिपति शाह। अब इसने क्या कर दिया, उनके दुश्मन को क्या कर दिया, अपने वहाँ पर शरण दे दी है, सुलेमान शिकोह और उसके 17 लोग जो उसके साथ आए थे। तो और ज़्यादा दुश्मनी यहाँ पर बढ़ेगी और आगे जो है ना फिर से हमला होगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर से ये क्या करेंगे, बाद में हमला करेंगे आगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं बाज बहादुर चंद की। पहले बाज बहादुर चंद ने मनीलागढ़ पर आक्रमण किया और मनीलागढ़ पर जब ये आक्रमण किया ना, इसको जीता, तो ये मनीलागढ़ पर कत्यूरी राज कर रहे थे जी, ठीक है ना। ये कत्यूरी लोग यहाँ से भाग करके गढ़वाल की सीमा में पार
बाहर चले गए। और जब ये कत्यूरी सेना वहाँ गढ़वाल की सीमा में शासन करने लगी, सीमा में बॉर्डर में घुस के अंदर गढ़वाल की सीमा में शासन कर रही थी, तो ये बड़ा अत्याचारी शासन ये लोगों ने किया वहाँ पर कत्यूरियों ने, ठीक है ना। तो इसी का विरोध जो है ना भूप सिंह गोलार जो गढ़वाल के थोकदार थे, तिलू रौतेली के पिता थे भूप सिंह गोलार, उन्होंने इसका विरोध भी किया था, वो भी काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया। तिलू रौतेली ने काफ़ी संघर्ष किया। अंततः जो रामू रजवार है कत्यूरी सैनिक था, उसने जो है तिलू रौतेली को जो है ना मार दिया था, पीछे से तलवार घोंप दिया था। हालांकि तिलू रौतेली का जब सेपरेट लेक्चर बनाएंगे वहाँ पर ये बातें हम करेंगे। तो इस तरीके से मनीलागढ़ पर आक्रमण हुआ करके विजित तो बाज बहादुर चंद ने कर दिया, लेकिन ये गढ़वाल के लोगों के लिए जो है कत्यूरी जब वहाँ गए तो उन्होंने अत्याचार वहाँ पर करना शुरू किया, जो कि आगे हम इसे कवर करेंगे तिलू रौतेली के लेक्चर में। आगे बात करते हैं गाइस 1670 का टाइम पीरियड है। तो बाज बहादुर चंद ने फिर क्या किया, तकला खाल किला पर आक्रमण करके यहाँ विजिट किया, और उसके बाद में जो है ना तिब्बती और भोटिया जो व्यापारी हैं इन पर जो है ना सिरती कर लगाया। कौन सा कर लगाया, सिरती कर लगाया। सिरती कर कौन सा कर है, तो व्यापारी कर है, ठीक है ना, व्यापारियों पर लगाया गया ये कर था। स्पेशली तिब्बती और भोटिया जनजाति उस समय व्यापार करती थी, तो इसलिए लगाया गया था। आगे 1673 में इसने गूंठ भूमि दान में दिया। गूंठ भूमि ये होता था ना जी कि जो तीर्थ यात्री हैं उनके खाने पीने रहने का व्यवस्था होता था इसी के माध्यम से, गूंठ भूमि के माध्यम से जो भी उपज होगी, जो कुछ भी होगा, तो ये गूंठ भूमि के माध्यम से तीर्थ यात्रियों के लिए ये किया गया था। इसके अलावा बाज बहादुर चंद ने क्या किया ना, बधानगढ़, जूनागढ़, लोहाबगढ़ को जो है हमला किया और इनको जीता। और यहाँ से जब आया ना वापस, तो नंदा देवी की प्रतिमा नंदा देवी की प्रतिमा को राज चेलियों सहित यहाँ कुमाऊं में ले आया और अल्मोड़ा में इसे स्थापित कर दिया, ठीक है ना। यहाँ याद रखना है खाली नंदा देवी की प्रतिमा लेके आया है, कहीं कहीं अष्टधातु की प्रतिमा बताया गया है, लेकिन जो सोने की मूर्ति गढ़वाल से लेके आते हैं वो गरुड़ ज्ञानचंद नहीं लेके आएंगे। गरुड़ ज्ञानचंद भी अलग है और एक ज्ञानचंद द्वितीय है। तो ज्ञानचंद द्वितीय जो है ना सोने की प्रतिमा की मूर्ति को लेके आएंगे, वो बाज बहादुर चंद के बाद के काल में है, ठीक है ना, इनके बाद के शासकों में है। गरुड़ ज्ञानचंद बाज बहादुर से पहले के टाइम पीरियड के हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना कि ज्ञानचंद द्वितीय जो है ना गढ़वाल से सोने की मूर्ति को उठा के लाते हैं, नंदा देवी की, ठीक है। लेकिन ये जो है ना नंदा देवी की एक प्रतिमा लाते हैं नॉर्मल से, आप ये मान लीजिए, कहीं कहीं पत्थरों का बताया, कहीं कहीं अष्टधातु का बताया गया है, ठीक है ना, तो याद रखना। इसके अलावा ये जो बाज बहादुर चंद है ना, इसे बूढ़ा अत्याचारी शासक भी बोला जाता है। बूढ़ा अत्याचारी शासक इसलिए बोला जाता है ना, ये जैसे जैसे इसकी उम्र जा रही थी ये अपना अत्याचार बढ़ाते जा रहा था, इसलिए बूढ़ा अत्याचारी शासक इसे कहा गया है। इसके अलावा इसने मांगा कर भी लगाया। मांगा कर जो होता है ना गाइस, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, उसको बोलते हैं मांगा कर। तो मांगा कर इसने लगाया और सिरती कर भी इसने लगाया, ठीक है ना। उम्मीद है गाइस आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा महीने में मात्र एक दिन जो है ना इसने बैगार निर्धारित किया, यानी कि एक दिन से ज़्यादा कोई भी बैगार नहीं लेगा करके, ठीक है ना। कुली बैगार मतलब आप कुली बैगार, कुली बर्दाश्त, हलक बेगार, ये सब आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो बैगार, कुली बैगार तो हर कोई जानता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक सेपरेट लेक्चर हम लोग लाएंगे तो तब बात करेंगे। इसके अलावा बताया जाता है कि मुग़ल सेना ने जो है इसके समय में उत्तराखंड पर जो आक्रमण किया था गोरखाओं के साथ में, तो बताया जाता है कि उनके कंकाल जो हैं रूपकुंड जो चमोली में है, वहाँ पर जो रूपकुंड है तो वहाँ पर जो हड्डी वगैरह जो कंकाल वगैरह मिलते हैं, तो बताया जाता है कि वो मुग़ल सेना के हैं। हालांकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इतिहास में ये बातें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो गाइस ये ओवरऑल जो आज का लेक्चर था ये बाज बहादुर चंद पे था, और बाज बहादुर चंद को हमने बहुत अच्छे से कवर किया, ठीक है ना, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगर बात करें अगर प्री, तो हमने बात किया कि प्री में क्या होगा और मेंस में कैसे कवर आपको करना है। मेंस में जो होता है गाइस बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, उस पर भी कुछ नहीं होता है गाइस। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अगर आपको आ गया,
ठीक है ना। तो उसे फिर से आपको उसी फॉर्मेट में लिखना होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं, आफ्टर डेट आप जो है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन आप उसका लिखेंगे। मतलब जैसे बाज बहादुर चंद पर अगर सपोज डेट आपको लिखने को आ गया तो इतनी बातें आपने बाज बहादुर चंद के बारे में जानी, तो आप इन्हीं चीज़ों को वहाँ पर एलाबोरेट कर सकते हैं। यही जो होता है मेंस में लिखा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज अगर आप संस्थान के ऑनलाइन ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते हैं, तो स्टडी मटेरियल नोट्स के साथ हम लोग वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवाते हैं, और यही सब जो आपको पढ़ाया गया है यही सब स्टडी मटेरियल नोट्स में रहता है। स्टडी मटेरियल नोट्स लेने का फ़ायदा ये होता है गाइज कि आप जल्दी से अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं। कवर करने के अलावा आप बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। रिवाइज़ बार बार करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर स्टडी मटेरियल एक साथ लेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा ये मिलता है गाइज कि आप जब चाहें तब आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, उतना जल्दी आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन बैच से जुड़ने के लिए या और स्टडी मटेरियल नोट्स को परचेज़ करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, संस्थान का पूरा डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर विजिट करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप लाइक इसे कीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा और अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पर हम आपके लिए लेक्चर लाएँ। हालाँकि डेली जो है हम लेक्चर नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज़ ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच दोनों को हमें मैनेज करना होता है। उसके बाद में हमें यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करना होता है। सो गाइज इसीलिए जो है ना थोड़ा सा हमारे लेक्चर में जो है गैप रह जाता है। इसके अलावा जो है गाइज जल्दी ही हम लाइव क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब चैनल मेधा एस हल्द्वानी और फेसबुक पेज मेधा एस हल्द्वानी पर। और ये जो लाइव क्लासेज रहेंगी ये रीजनिंग बेस पर रहेंगी, स्पेशली यूकेपीएससी में अपर और लोअर पीसीएस में सीसेट इसमें कवर हो जाएगा, साथ में यूके ट्रिपल एससी में रीजनिंग कवर हो जाएगा, एसएससी में रीजनिंग कवर हो जाएगा। तो ये पूरी चीज़ें फुल्ली ट्रिक बेस होंगी। ऑलरेडी जो है हमारे संस्थान के द्वारा ट्रिक बेस पढ़ाया भी जाता है, तो ये रीजनिंग भी फुल्ली ट्रिक बेस होगी और हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया जाएगा। अगर आप जो है गाइज उन क्लासों से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। पूरी अपडेट आपको फेसबुक पेज मेधा एस हल्द्वानी पर मिल जाएगी। और गाइज मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।